Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे डे टू डे लाइफ में, स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है हमारे इंडिया में, किनको कंसीडर किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के फादर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या है। काफी कुछ हम लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमारे स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, हमारे डाटा कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से डाटा हम लोग हमारे स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन टर्म क्या होता है, उससे क्या मतलब निकलता है। तो और भी काफी चीजें जो हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बात करें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है। तो अभी तक सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है, हमारे इंडियन स्टैटिस्टिक्स सिस्टम के फादर किसको कंसीडर किया जाता है। तो किसको कंसीडर किया जाता है, इंडियन स्टैटिकल सिस्टम जो है उसका फादर किसको कंसीडर किया जाता है। तो इसका मैंने आपको आंसर बताया था, पीसी चंद्र महालनोबिस, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को हमारे जो इंडियन स्टैटिकल सिस्टम है उसका फादर कंसीडर किया जाता है। इनका रोल, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आता है कि इनका रोल हमारे कौन से 5 ईयर प्लान में अहम भूमिका निभाई थी। इनका कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान में था। 5 ईयर प्लान में इनका कंट्रीब्यूशन था, तो कौन से 5 ईयर प्लान में पीसी महालनोबिस का कंट्रीब्यूशन था। अभी कुछ दिन पहले इनका जन्मदिन भी था। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने समझा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है। फिर हम लोगों ने देखा मीनिंग क्या है, उसके स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है हमारा स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन और फिर हम लोग स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के दो टर्म आते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इसको डिस्कस करेंगे। स्टैटिकल यूनिट्स को डिस्कस करेंगे कि स्टैटिकल यूनिट क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितने मेथड होते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने के। सेंसस मेथड क्या होता है, सैंपल मेथड क्या होता है, फिर डाटा कलेक्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं, वो क्या होता है, डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही ये सारी चीजें आपको याद हो जाए। और नोट्स तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और सारथी बैच में अगर आप इनरोल हुए हैं तो आप ये सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहली चीज आती है आपकी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन से आप लोग क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ब्लैंक स्क्रीन पे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या होती थी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा। ये चीज मैंने आपको बताई थी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आता है स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन 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 एक वर्ड आता है। इन्वेस्टिगेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के बारे में जांच करना। इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करना, कोई भी चीज, ऐसे आप लोग डे टू डे लाइफ में सोचते होंगे इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, पुलिस की अगर कोई केस होता है या फिर पुलिस के पास कोई केस जाता है तो पुलिस जो केस रहता है उसमें जांच पड़ताल करती है। इन्वेस्टिगेशन इन बेसिक टर्म इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन मींस व्हाट, किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना। तो जो भी आप डाटा लिख रहे हो, स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमारा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा है। उस डाटा के बारे में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी डाटा के बारे में
अगर डाटा कौन सा हमारा है, ये डाटा कौन सा है, अरेंज डाटा, सिस्टमेटिकली अरेंज डाटा है, ठीक है। इसके बारे में अगर क्या की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि किसी भी अरेंज डाटा के बारे में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। किसी भी अरेंज डाटा के, एक बार बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिए, किसी भी अरेंज डाटा के बारे में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिकल स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो किसी भी अरेंज डाटा के बारे में अगर हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कंसीडर करते हैं। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, देखिए, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो किसी भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या क्या होता है, कलेक्टिंग ऑफ डाटा, हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज है उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करेंगे, जो डाटा है उसको एनालाइज करेंगे कि वो जो भी हम डाटा कलेक्ट करके आए हैं उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना क्या मतलब, उसका विश्लेषण करेंगे कि हाँ ये डाटा ऐसा है, इसका ये है। डाटा कलेक्ट इन द सेंस, मान लीजिए मैं एक गांव में गया, वहां पे वही चावल वाला एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, फर्स्ट वीडियो में भी चावल वाला एग्जांपल काफी डिस्कस किए थे, तो वही लेके चलते हैं। एक गांव में हमने डाटा कलेक्ट करना है, एक सर्वे करना है कि कितने लोग चावल खाते हैं, ठीक है। हमने जाके पूछ लिया कि कौन घर में कि कितने कितने लोग क्या क्या चावल खाते हैं, कितने कितने चावल खाते हैं, कितने लोग चावल खाते हैं, डाटा मिल गया। अब उसको एनालाइज करेंगे, उसके खिलाफ फिर उस डाटा को एनालाइज करके कि हाँ ठीक है, एक्स घर से 4 लोग चावल खाते हैं, वाई घर से 5 लोग खाते हैं, जेड घर से 8 लोग खाते हैं, तो ये डाटा हमको मिल गया। अब इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, मतलब उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, ठीक है, और उसको फिर इंटरप्रेट करेंगे, उससे एक कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। टू मेक डिसीजन और ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम, इट इन्वॉल्व अप्लाइंग ऑफ स्टैटिकल मेथड टू डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, रिलेशनशिप एंड द ट्रेंड। तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस प्रोसेस में आप डाटा को, अरेंज डाटा को इन्वेस्टिगेट करते हो, वो आपका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्यों होता है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन रहता है या फिर जो भी आपकी चीज रहती है उस पर आप कंक्लूजन निकालना चाहते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए एक डाटा, हमें एक क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन का फाइंड आउट करना है कि कितने लोग राइस खाते हैं एक पर्टिकुलर विलेज में, ठीक है, राइस ईटन बाय अ पब्लिक ऑफ विलेज, इसका हमको अगर सर्वे करना है, ठीक है। ये अगर मेरा क्वेश्चन है कितने लोग विलेज में चावल खाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4-5 घर से जितने भी घर होंगे डाटा निकालेंगे, एक्स घर, वाई घर, जेड घर, मान लीजिए 3 घर से हम लोग डाटा इकट्ठा किए, हमें डाटा मिल गया, एक्स घर से 5 लोग खाते हैं, वाई घर से 4 लोग और जेड घर से 3 लोग, ये मेरे पास आ गया डाटा। अब इस डाटा को मैं क्या करूंगा, मेरा मेरा मेन क्वेश्चन क्या था कि कितने लोग चावल खाते हैं, डाटा इकट्ठा करके मुझे आंसर नहीं मिल गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये जो डाटा मिला है इसको मैं करूंगा एनालिसिस, इस डाटा को क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। क्यों करूंगा, ताकि मैं कंक्लूजन पे निकल पाऊं कि जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे मिला या नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, और इससे मैं कंक्लूजन
ड्रॉ कर पाऊंगा कि हाँ कितने लोग इस विलेज में चावल खाते हैं और कितने लोग इस गांव में चावल नहीं खाते हैं। बेसिक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही होता है कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जो सिस्टमेटिकली अरेंज डाटा है। ये देखिए इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये जो हमारा है सिस्टमेटिकली अरेंज डाटा है, अरेंज 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 डाटा है, और अरेंज डाटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज डाटा को ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपका कलेक्शन ऑफ डाटा है उसका आप एनालिसिस करके कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, वही आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको समझा दी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे सारथी बैच में एनरोल हो जाइए, वहां आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। प्राइस ओनली ₹8.199। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के दो टर्म, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं कि कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम दैट कैन बी आंसर्ड यूजिंग डाटा एनालिसिस। तो हमें सबसे पहले वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है जिसको लेकर के हमें आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। अगर हमें क्वेश्चन पता है नहीं है, हम रैंडमली कोई भी डाटा इकट्ठा करने लगे तो उससे हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम या फिर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको हम लोग को फॉर्मुलेट करना है। जैसे कहने का मतलब अभी मैंने आपको जब चावल का एग्जांपल दिया तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था या मेरी दिक्कत क्या थी, मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मुझे ये फाइंड आउट करना था कि इस विलेज में कितने लोग चावल खाते हैं। पहले बात मैंने क्या किया, अपना क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन मिल गया राइस कितने नंबर ऑफ लोग खाते हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। उसके हिसाब से फिर मैंने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया ना। ऐसा तो नहीं था मैंने क्वेश्चन अभी डिसाइड ही नहीं किया है, डाटा इकट्ठा कर लिया फिर मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर लूंगा। कंक्लूजन ड्रॉ किससे करूंगा और डाटा किस बेसिस पे इकट्ठा करूंगा। मैं घर घर जाके क्या पूछूंगा कि कुछ भी बता दीजिए, मुझे डाटा इकट्ठा करके कंक्लूजन ड्रॉ करना है, क्वेश्चन मैं बाद में फ्रेम कर लूंगा। ऐसा नहीं ना होता है। पहले आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, फिर उसके हिसाब से डाटा आप इकट्ठा करेंगे, देन आप जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करने के लिए उस डाटा को एनालिसिस करेंगे। Collecting data using appropriate methods such as survey, experiment और observational studies। तो आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे डिफरेंट मेथड से, सच एज सर्वे। डिफरेंट मेथड कौन कौन सा है आपका, सर्वे है, एक्सपेरिमेंट है और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, डाटा इकट्ठा करेंगे। डाटा इकट्ठा करने का सेंस क्या है, अब आपके पास क्वेश्चन मिल गया, आपको पता चल गया कि आपको क्वेश्चन है कि कितने लोग चावल खाते हैं या कितने लोग गेहूं खाते हैं या कितने लोग रोटी खाते हैं, XYZ कुछ भी खाते हैं, या कितने लोग कपड़ा पहनते हैं, कितने लोग जूता पहनते हैं, कितने लोग चप्पल पहनते हैं, कोई भी कुछ भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन फ्रेम होने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या है कि आप उसको लेकर के उसके हिसाब से डाटा इकट्ठा करेंगे। आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, और डाटा इकट्ठा आप क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसके ही हिसाब से आप डाटा इकट्ठा करेंगे। आपका क्वेश्चन है कि कितने लोग चप्पल पहनते हैं, तो आप गांव घर में जा जाके हर लोगों से ये नहीं पूछेंगे कि आपके घर में कितने पंखे हैं, कितने टीवी हैं। आपका जो क्वेश्चन है आपको डाटा उसी के हिसाब से इकट्ठा करना है। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग द डाटा यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सच एज मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो भी आपके पास डाटा मिला है उसको आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे या समराइज करेंगे, एंड समराइज करेंगे। आपको घर घर जाके 4-5, मान लीजिए आप लोग 5 घर गए, 3 घर, XYZ का एग्जांपल लेते हैं, आप लोग 3 घर गए, XYZ के घर गए, आप लोग को पता चल गया कि इन घर में कितने लोग क्या क्या खाते हैं। ठीक है, आपको पता चला X के घर 4 लोग खाते हैं चावल, Y के घर 5 लोग खाते हैं और Z के घर 8 लोग खाते हैं, K के घर 10 लोग खाते हैं, W के घर 9 लोग खाते हैं। ऐसा आपको डाटा मिल गया। अब इन डाटा को आप क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज मींस क्या, इन शॉर्ट करेंगे, उसको छोटा करेंगे, ताकि आपको जो भी आप कंक्लूजन निकालना चाहें उस डाटा से इजीली आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका जो चौथा स्टेप है, सॉरी तीसरा स्टेप है, उसमें आप क्या करेंगे, डाटा को समराइज करेंगे। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन फ्रेम किया, फिर आपने डाटा इकट्ठा किया, फिर आप क्या करेंगे, डाटा को समराइज करेंगे। डाटा समराइज हो गया, अब क्या करेंगे, एनालाइज द डाटा यूजिंग inferential statistics such as hypothesis testing, confidence interval and regression analysis। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी डाटा आपका इकट्ठा हुआ है उसको आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे।
ठीक है, आपके पास डाटा मिल गया, आपने पहले क्वेश्चन फ्रेम किया, आपने डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा करने के बाद आप डाटा को समराइज किए, उसके बाद डाटा को एनालाइज किए, उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या है डाटा स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन का, आप उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो 5 स्टेप आपके स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या है, किसके सराउंडिंग में आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, किस चीज का कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ये तो पता होना चाहिए। देन आप क्या करोगे, उस जो आपका क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग आप डाटा इकट्ठा करोगे। डाटा इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, डाटा को समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके 5 स्टेप थे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन जो है आपका, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन जो है आपका, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन को आपके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, एक है आपका प्लानिंग और एक है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या है इसको हम लोग समझते हैं। प्लानिंग में क्या होता है और ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है। तो प्लानिंग बेसिकली रिलेटेड है आपके डाटा से, आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, आप कहाँ जाके उस डाटा को इकट्ठा करेंगे, क्या आपके सोर्स रहने वाले हैं, क्या आपका मीडियम रहने वाला है डाटा को इकट्ठा करने का, ये सारी चीजें आपके प्लानिंग का पार्ट हो जाती है। ऑर्गेनाइजिंग का क्या पार्ट होगा, आप डाटा इकट्ठा कर लिए, आप उसको कैसे और ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको ऐसे उसको एनालिसिस करेंगे, कैसे आप कंक्लूजन निकालेंगे, ऑर्गेनाइज करने का क्या तरीका है, आप उसे जो मीन है, मीडियन है, मोड है, कौन सा मीडियम यूज करेंगे आप उसको एनालाइज करने के। तो बेसिकली प्लानिंग आपका किस चीज से रिलेटेड रहता है, डाटा को आप किस मेथड से कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ मेथड, डाटा कलेक्शन का मेथड है, फिर सेंसस मेथड या सैंपल मेथड, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपके किसकी होती है, पार्ट प्लानिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, आपके पास डाटा आ गया, अब उसका आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या कैसे उसे कंक्लूजन निकालेंगे, ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट आती है। आई होप ये सारी चीजें अभी तक आपको समझ आई होंगी। 5 स्टेप्स जो थे आपके स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के, वो चीजें आपको समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग इन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, उसको हम लोग फिर एक बार रीड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी शुड बी फुल्ली नोन, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मींस क्या, आपका फाइनल रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव वर्ड के अगर दूसरे सिनोनिम्स की बात की जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव मींस एंड रिजल्ट, आप एंड रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी चीज से, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर प्लानिंग है, अगर हम प्लानिंग किस डाटा के लिए प्लान कर रहे हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम उससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर ये हमें पता रहेगा कि हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना चाहते हैं किसी भी डाटा से, तो हम उसके हिसाब से अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। उसका डाटा कौन सा इकट्ठा करना है वो हम अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से सैंपल मेथड या सेंसस मेथड यूज करना है वो हम ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, कब, जब हमें ऑब्जेक्टिव पता रहेगा तब। स्कोप ऑफ द इंक्वायरी शुड बी डिटरमाइंड, स्कोप जो हमारी स्कोप है किसी भी इंक्वायरी की वो हमें पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड शुड बी डिसाइडेड, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली वही आपका सेंसस मेथड और सैंपल मेथड है। कौन से नेचर से आप डाटा को कलेक्ट करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। आपका जो डाटा कलेक्ट होगा उसका यूनिट क्या रहने वाला है, यानी कि परसेंटेज में रहने वाला है, नंबर में रहने वाला है, वेरिएबल में रहने वाला है, अल्फाबेट में रहने वाला है, वो सारी चीजें आपके यूनिट में आ जाएगी। ये सारी चीजें प्लानिंग का पार्ट है। सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन और टाइप ऑफ डाटा टू बी यूज्ड, तो कौन सा डाटा आप यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपके प्लानिंग के पार्ट आती हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है, इसमें से आपको चूज करना रहेगा कि कौन सा डाटा आपके लिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए सूटेबल है। आपका ऑब्जेक्टिव है अगर पॉपुलेशन के लिए निकालना, तो आप कौन सा प्राइमरी डाटा यूज करेंगे या सेकेंडरी डाटा यूज करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव है कि कितने लोगों के घर टीवी है, तो आप सैंपल मेथड यूज करेंगे या सेंसस मेथड यूज करेंगे। ये सारी चीजें आपको पहले से डिटरमाइंड होनी चाहिए और ये सारी चीजें आपके प्लानिंग का पार्ट है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन से मेथड से आप डाटा को कलेक्ट करने वाले हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। सेंसस और सैंपल मेथड शुड बी डिसाइडेड बिफोर हैंड, तो कोई भी अगर
डाटा हमें इकट्ठा करना है या फिर कोई भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो प्लानिंग के अंदर जो जो चीजें हैं ये आपको पहले से पता होनी चाहिए कि हाँ हमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, उसके रिगार्डिंग हमें ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, देन हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे और देन हम अपने कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीजें आती हैं इसको देख लेते हैं एक बार। तो प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, ये आपका प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन की अगर आपकी प्लानिंग हो चुकी है तो आप ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेज पार कर चुके हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, आपका डाटा कलेक्शन हो रहा है, ये आपका ऑर्गेनाइज है। अगर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड स्टेज है। आप सेकंड थर्ड स्टेज में आएंगे, एडिटिंग ऑफ डाटा, जो आपने डाटा इकट्ठा किया उसको एडिट करेंगे। फोर्थ है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर आपने जो डाटा इकट्ठा किया उसका एनालिसिस करेंगे। फिर एनालिसिस के बाद आप इंटरप्रेट करेंगे डाटा को, एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। ये 7 चीजें आपके ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। तो एक बार बारी बारी आप लोग याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के ऑर्गेनाइजिंग के 7 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है आपका प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, थर्ड आपका एडिटिंग ऑफ डाटा, फोर्थ आपका है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिफ्थ आपका एनालिसिस ऑफ डाटा, सिक्स्थ आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एंड सेवेंथ है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, यानी कि जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। हमारे जो सारथी बैच है, जो जो बच्चे उसमें ज्वाइन है उनको तो ये मिल ही जाएगा, बाकी जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं वो हमारे टारगेट गुरुकुल को ऐप को डाउनलोड करके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं इसमें। सेकंड आता है हमारा एक टॉपिक है स्टैटिकल यूनिट। तो जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको किस यूनिट में हम लोग दिखाएंगे, उसी को दिखाता है स्टैटिकल यूनिट। वो हमारा परसेंटेज भी हो सकता है, वो हमारा रेशियो भी हो सकता है, वो हमारा कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, स्टैटिकल यूनिट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू बेसिक स्टैटिकल यूनिट, दोस आर व्हिच डाटा इज कलेक्टेड एंड derived statistical unit, therefore those which are constructed during the statistical production process. A basic statistical unit is the most detailed level to which the obtained character can be attached. definition आपके कोई काम की नहीं है, बस मैंने आपको रीड करने के लिए समझा दी है। स्टैटिकल यूनिट बेसिकली वही है, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, आपने जो रिपोर्ट तैयार की है उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, रेशियो में प्रेजेंट करेंगे, या आपने जैसे एग्जांपल लेते हैं वही चावल वाला कि टोटल पॉपुलेशन अगर आपकी 100 है, उसका आपका 90% लोग चावल खा रहे हैं, तो ये रेशियो हो गया, इसको आप लोग रेशियो में दिखा दिए। डायरेक्ट दिखा देंगे कि 90% लोग बस जो है वो चावल खा रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट जनसंख्या ही बता दें कि हाँ गांव के 200 लोग जो है वो चावल खा रहे हैं। तो अलग अलग यूनिट है जिसमें भी आप अपने डाटा को रिपोर्ट जो है वो पेश करने वाले हैं, वो आपका स्टैटिकल यूनिट होता है। जिस भी यूनिट में आप अपने रिपोर्ट्स को पेश करने वाले हैं वो आपका स्टैटिकल यूनिट कहलाता है। ठीक है, स्टैटिकल यूनिट कितने टाइप के होते हैं इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या है। तो स्टैटिकल यूनिट, कलेक्शन ऑफ यूनिट, कलेक्शन यूनिट ऑफ कलेक्शन, यूनिट ऑफ कलेक्शन कौन कौन सा है हमारा, यूनिट ऑफ रीऑर्डरिंग सैंपल मेथड है, ये तो आपके काम की चीज नहीं है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, आपको स्टैटिकल यूनिट बेसिकली हम लोग का किस लिए पढ़ते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज में दिखा देते हैं, किस चीज में दिखा सकते हैं हमारे कलेक्टेड डाटा को, रेट में दिखा सकते हैं, फिर हम लोग रेशियो में दिखा सकते हैं, परसेंटेज में दिखा सकते हैं, और या तो कोफिशिएंट में दिखा सकते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, रेट क्या होता है, रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी चीजें समझेंगे कि कौन से डाटा को रेट में दिखाते हैं, कौन से डाटा को रेशियो में दिखाते हैं, कौन से डाटा को हम लोग परसेंटेज में दिखाते हैं, और कौन से डाटा को हम लोग कोफिशिएंट में दिखाते हैं। ये कुछ बेसिक्स था आपके किस चीज से रिलेटेड, आपके स्टैटिकल यूनिट से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया, अभी तक हम लोगों ने देख लिया स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। अब आता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा। ये क्या है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा बेसिकली क्या होता है, जिस भी मेथड से आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, जिस भी मेथड से आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो वो आपका
कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स क्या कि अगर हम कोई भी घर घर जाके पूछ रहे हैं कि आपके घर कितने लोग क्या क्या खाते हैं, या आपके घर कितनी टीवी है, या आपके घर कितना चीज है, हम हर जगह जाके पूछ रहे हैं, तो ये जो पूछने का तरीका है ये कितने तरीके का हो सकता है? बेसिकली ये दो तरीके की चीजें होती हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सैंपल मेथड और एक है आपका सेंसस मेथड। ठीक है, एक है आपका सैंपल मेथड, सैंपल मेथड, और एक है आपका सेंसस। सेंसस मेथड और सैंपल मेथड क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। सैंपल मेथड मींस व्हाट एंड सेंसस मेथड मींस व्हाट, इसको हम लोग समझते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग समझेंगे और सारी चीजें क्लियर करेंगे। सो सैंपल मेथड क्या होता है? सैंपल मेथड वो मेथड होता है जहां पे आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो और किसी एक लिमिटेड लोगों से ही आप डाटा इकट्ठा कर ले रहे हो। मींस क्या, अगर 5 घर है, अगर मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, अगर मुझे कलेक्ट करना है डाटा कि इस घर में कितने लोगों के पास टीवी है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कितने लोगों के पास टीवी है, हाँ, कितने लोगों के पास टेलीविजन है, उनके गांव में कितने लोगों के पास टेलीविजन है। तो मेरा सबसे पहला मेथड, मुझे डाटा कलेक्ट करना है कि कितने लोगों के पास टीवी है। मेरा पहला मोटिव होगा क्या कि मुझे घर घर जाके पूछूं कि किसके पास टीवी है। ये तो पहला मेथड हो गया। और या तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4-5 लोगों से पूछ लूं कि हाँ आपके घर टीवी है। अगर 4-5 लोगों में बता दिया, 3 लोगों ने बता दिया कि हाँ मेरे पास टीवी है और 2 लोगों ने कह दिया कि मेरे पास टीवी नहीं है, तो मैं उसे एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि हाँ ठीक है लगभग लोगों के पास टीवी है। मतलब क्या है कि पूरी पॉपुलेशन, सैंपल मेथड में पूरी पॉपुलेशन नहीं, इनसे बस किसी दो या मतलब लगभग, अगर पूरी पॉपुलेशन को नहीं, किन्हीं लिमिटेड लोगों से पूछ के और कोई अगर हम लोग कंफ्यूजन ड्रॉ कर ले रहे हैं तो हमारा सैंपल मेथड है। अगर मैंने पूछना है कि कितने लोगों घर, आप लोग के गांव में कितने लोगों के घर या फिर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, अगर मैंने एक गांव में 100 लोग रहते हैं और मैंने 6-7 लोगों से पूछा, 7 लोगों से पूछा, 7 लोगों से मैंने रिपोर्ट ली, 100 लोगों में से, 100 लोगों में से मैंने 7 लोगों की रिपोर्ट ली, जिसमें से मैंने पाया कि 4 लोगों के घर है और 3 लोगों के घर नहीं है। तो मैं ऐसे कंफ्यूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि मेजोरिटी ऑफ लोगों के घर इलेक्ट्रिसिटी है। ये होता है आपका सैंपल मेथड, जहां पे आप कुछ पूरे पॉपुलेशन से नहीं, कुछ लिमिटेड लोगों से ही पूछ कर अगर कंक्लूजन ड्रॉ कर ले रहे हैं तो आपका होता है सैंपल मेथड। सेंसस मेथड जस्ट उसका अपोजिट होता है। अगर आपके गांव में 100 लोग हैं तो आप 100 से पूछेंगे और उनसे आप उनके जो आंसर्स रहेंगे उस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि हाँ कितने लोगों के घर बिजली है, कितने लोगों के घर नहीं है। तो अगर कंक्लूजन पूरी पॉपुलेशन के आंसर से निकाली जा रही है, अगर रिपोर्ट जो है पूरे पॉपुलेशन के आंसर से रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो वो हमारा सेंसस मेथड है। सैंपल मेथड क्या होता है, जहां पे कुछ लोगों के आंसर से हम कंफ्यूजन ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो वो हमारा सैंपल मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल सैंपल मेथड का, अगर आपके क्लास में कई बार आते हैं प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल आए आपके कोई से बच्चे को खड़ा कर दिए, ठीक है, पूछे कि हाँ कोई टेबल सुनाओ, 5 की टेबल सुनाओ, 8 की टेबल सुनाओ, 10 की टेबल सुनाओ। लड़का नहीं सुना पाया, तो डायरेक्ट इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो 8th का मतलब क्लास 7th या 8th जो भी है उसके बच्चे जो है वो पढ़ने में कम है, पढ़ते नहीं है। क्या, कौन से मेथड से ये डाटा निकाले? सैंपल मेथड से। बट अगर वही डाटा या कंक्लूजन तब निकालते जब हर एक बच्चे को खड़ा करते और हर बच्चा बताता, उसके हिसाब से अगर 180 बच्चे बताते, 20 बच्चे नहीं बताते, तब वो कंक्लूजन निकालते कि हाँ पढ़ने में तेज है, बाकी कुछ बच्चे कम है, उन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर 2 बच्चे को खड़ा किया और दोनों ही गधे निकल गए, नहीं बता पाए, तो ये कौन सा मेथड होगा आपका? ये सैंपल मेथड होगा। तो बेसिकली सेंसस मेथड और सैंपल मेथड यही है। सेंसस मेथड आप लोग सुने होंगे, जब इंडिया का सेंसेक्स निकलता है, सेंसेक्स क्या पॉपुलेशन के लिए निकलता है, तो इसमें क्या होता है, हर घर में जितने लोग रहते हैं सबका डाटा इकट्ठा किया जाता है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितने घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी आयु कितनी है, कितने वर्ष से कितने वर्ष के हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं। तो ये जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो ये हर एक घर से किया जा रहा है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं इस टर्म में। तो ये होता है आपका सेंसस मेथड। आई होप आपको ये सेंसस मेथड और सैंपल मेथड समझ आया होगा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा मैंने आपको बताया, अगर कोई डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो अपने कोई इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कोई आपका डाउट है, कोई आपके क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो आपका कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर आता है।
तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट स्टेप टू द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करने का जो पहला स्टेप है वो क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ डाटा है। एंड कैन बी गैदर्ड थ्रू डिफरेंट सोर्स, नेमली प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, इसको अभी हम लोग छोटे में समझते हैं, इसको अगली क्लास में हम लोग पूरी इन डिटेल समझेंगे कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो अभी इन शॉर्ट बता दूं, प्राइमरी सोर्स ये होता है जहां पे हम खुद जाके डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम सबसे जाके इकट्ठा कर रहे हैं डाटा कि आपके घर में क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्या है, कितने लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मैं खुद जाके रिपोर्ट ले रहा हूँ, ये होता है प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, अगर कोई पहले से ही डाटा रिकॉर्ड करके रखा है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो ये होता है सेकेंडरी डाटा। Beside primary and secondary source of collecting data, there are two essential method of collecting data: census method and sample method. Census method and sample method क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, और आई होप कि वो चीज आपको समझ आई होगी। census method of collecting data, एक सेकेंड, हाँ। तो सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड क्या होता है, सेंसस मेथड की अगर आपको डिफिनेशन देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सेंसस मेथड की डिफिनेशन यहाँ पे दिखा दी गई है। सैंपल मेथड की डिफिनेशन जो ये आप सेंसस मेथड में ये आप देख रहे हैं, जो भारत का मैप है, इसमें अगर मुझे कोई भी डाटा इकट्ठा करनी है लिटरेसी रेट की, जैसे लिटरेसी रेट दिखा रहा है, तो कैसे इकट्ठा करूंगा, चार लोगों को खड़ा करूंगा, उनसे नाम लिखवाऊंगा, उनका नाम पता पूछूंगा, अगर बता दिए तो मैं लिटरेट कह दूंगा, नहीं कहूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पूरी पॉपुलेशन निकालनी है, पूरे पॉपुलेशन की हर एक आदमी से रिपोर्ट लेनी है। तो इस वजह से ये सेंसस मेथड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट ली जा रही है वो सबके ली जा रही है। डिफिनेशन आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। A census method is that process of the statistical list where all member of a population are analyzed। यहाँ पे population की सारी जनसंख्या, सारे members जो हैं उनको एनालाइज किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, census method। The population relate to the set of all observation under concern। For instance, if you want to carry out a study to find out students feedback about amity of your school, then all the students of your school would form a component of the population for your study। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, सेंसस मेथड में जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उन सबके आंसर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, सबके आंसर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले। इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, तो ये जो डाटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारा एक्यूरेसी पूर्ण रहेगा, यानी कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें कोई हम लोग इफ एंड बट नहीं है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने सारी डाटा को खुद जाके कलेक्ट किया और सारी चीजें देखी हैं। इट इफेक्टिवली टू एग्जामिन जो है, इससे हम लोग इफेक्टिवली एग्जामिन कर सकते हैं। प्रोवाइड डाटा फॉर इंटेंसिव स्टडी एंड सूटेबल फॉर स्मॉल यूनिवर्स। तो अगर छोटी जगह का हमें डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए काफी ठीक है, लेकिन ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम जितने भी क्लास है सबसे सबसे जाकर पूछे, वही प्रिंसिपल वाला एग्जांपल, अगर आपके क्लास में प्रिंसिपल आते हैं, एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, वो बताया नहीं बताया, ठीक है, उस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। लेकिन अगर प्रिंसिपल हर बच्चे को खड़ा करके पूछे तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, आपका एक पीरियड दो पीरियड उसी में निकल जाएगा। हाईली पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैटिकली एरर, तो स्टैटिकली एरर होने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा डाटा कलेक्ट करेंगे तो ज्यादा उसमें मैथमेटिकल एरर आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर केस ऑफ लार्जर यूनिवर्स, तो जो लार्जर यूनिवर्स है यानी लार्जर पब्लिक जहाँ पे है उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक, किसी का अपोजिट जो है वो उसका एडवांटेज हो जाएगा और उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। सैंपलिंग मेथड क्या होता है, सैंपलिंग मेथड मैंने आपको बताया, जब पूरी पॉपुलेशन से अगर कुछ लोगों से जाके वहां पे डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, कुछ लोगों के आंसर्स को कंसीडर करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो आपका सैंपल मेथड कहलाता है। सैंपल मेथड के कुछ पार्ट है, प्रोबेबिलिटी, इसके सैंपल मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सैंपल मेथड के दो पार्ट हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बेसिकली वो है जहां पे कोई क्राइटेरिया बना के रखा गया है कि हाँ इस क्राइटेरिया के हिसाब से लोगों को उठाया जाएगा और उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
जैसे अगर पूछा गया कि प्रिंसिपल वाला एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। प्रिंसिपल आए, उन्होंने 3 क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि एक तो मैं सबसे आगे वाले रो में बच्चों को पूछूंगा, फिर बीच वालों में से पूछूंगा, फिर लास्ट बैक बेंचर से पूछूंगा। तो अगर फर्स्ट बेंचर से पूछे उन्होंने बता दिया, मिडिल बेंचर से पूछे मतलब बीच वाले रो से पूछे उन्होंने बता दिया, बैंक बेंचर से पूछे उन्होंने नहीं बताया एज यूजुअल, ठीक है। तो उस पे उन्होंने अगर कहीं डायरेक्ट सिर्फ कंफ्यूजन निकाला कि 2 लोग बता दिए 1 लोग ने बताया, तो डायरेक्ट बैक बेंचर्स को जाके पनिश करेंगे और बाकी लोग बच जाएंगे। तो ये काफी अच्छा मेथड है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जब कोई क्राइटेरिया सेट है कि हाँ इन इन लोगों से क्वेश्चन पूछना है, तो आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, किसी भी रैंडमली पीछे से उठा दिया, आगे से उठा दिया, दाएं से उठा दिया, बाएं से उठा दिया, किसी को भी उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या है आपके सेंसस मेथड के, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार और खत्म करते हैं आगे। तो सैम्पलिंग सेव टाइम, ये आपका टाइम बचाता है काफी ज्यादा। सैम्पलिंग अवॉइड रिपीटेशन ऑफ क्वेरी और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, तो जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड करता है। सैम्पलिंग गिव नियरेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, तो ये काफी आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। विथ स्मॉल रिसोर्स यू गेट मोर डाटा, तो छोटे से रिसोर्स के साथ आप काफी बड़े डाटा को इंटरप्रेट कर पाते हैं। और यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज दिए हैं, इसको भी आप लोग रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे सेंसस मेथड और सैंपल मेथड का एक डायग्राम दिया है, आप लोग इसको देखिए। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये अगर इन सारे पब्लिक से एक एक क्वेश्चन किया जाए, एक एक बार में पूछा जाए, तो ये आपका सेंसस मेथड होगा। इनके कुछ एरिया से कलेक्ट करके और इनसे अगर इनके फीडबैक पे इन पूरे लोगों का अगर आपका जो डाटा है उससे आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये आपका सैंपल मेथड होगा। ठीक इसी तरह आगे, ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। ये अगर पूरी एरिया में आप लोग देखिए, अगर ये पूरी एरिया से हर एक लोगों से पूछा जा रहा है, इनके फीडबैक को लेकर अगर कोई हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा सैंपल सेंसस मेथड होगा। और इनके कुछ एरिया ऑफ लोगों से अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ, इनके रिस्पॉन्स से अगर मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा सैंपल मेथड होगा। सैंपल मेथड 2 प्रकार के होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो ये था आज के पूरे टॉपिक का निचोड़। आपको जो भी मैंने आज बताया कि स्टैटिकल यूनिट क्या होती है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये इनको हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो भी मैंने आपको चीजें बताई, आई होप वो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट करके हमसे आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया कहाँ जाइए और कहाँ मिलेगा ये पीडीएफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।